हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल। सर, जी मीडिया पे आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको गणेश उत्सव की ढेरों शुभकामनाएं सर। आपको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सभी आपके दर्शकों को, देश और महाराष्ट्र के श्रद्धालु गणेश भक्तों को मेरे तरफ से, उनके परिवारों को, उनके मित्रों को, सभी को बहुत बहुत बधाई। जी सर, शुरुआत करते हैं। 17 सितंबर को स्वच्छ भारत अभियान के 10 साल पूरे होने को हैं। किस तरह से आप ये सफ़र देख रहे हैं और सरकार की ओर से किस तरह के कार्यक्रम हम देख पाएंगे? मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का कायाकल्प करने का काम किया है 10 वर्षों में, और उसमें एक अहम भूमिका रही है स्वच्छ भारत अभियान की। जब लाल किले के प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता की बात की थी 2014 में, तब कई आलोचक, और कुछ तो आलोचक ऐसे हैं जो देश के बाहर विदेश जाके भी हमारी आलोचना आज तक करने की कोशिश करते हैं, तब उन्होंने बड़ी खिल्ली उड़ाई कि कोई प्रधानमंत्री लाल किले से स्वच्छता की बात करता है। पर मैं समझता हूँ इस कार्यक्रम का जो गेम चेंजिंग इम्पैक्ट है, जो प्रभाव पड़ा है देश के हर नागरिक के जीवन में, एक जो कल्चरल चेंज हुआ है, सोच बदली है लोगों की, वो अद्भुत है। आज व्यक्ति कुछ भी कचरा डालने के पहले सड़क पे या गाड़ी में से या ट्रेन में से 2 बार सोचता है। स्वच्छ भारत होगा तो स्वस्थ भारत भी होगा, लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर भी इसका बड़ा परिणाम है, और एक देश और विदेश में भारत की साख भी बढ़ी है स्वच्छता के कारण। जी सर, बात करते हैं मुंबई को डीकंजेस्ट करने की। किस तरह से हम शुरुआत देख रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आपने अपनी कमान संभाली, कुर्ली का एक सबसे बड़ा रिलीफ हम जनता को मिलते हुए देख रहे हैं। आगे किस तरह के प्लान्स हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद आपने देखा कि देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़ा बल दिया गया, और 2019 में 14 से 19 में जो 5 वर्षों में देवेंद्र फडणवीस जी जब मुख्यमंत्री थे, हमने एक विकास की लहर महाराष्ट्र में देखी। डबल इंजन की सरकार का स्वाद महाराष्ट्र ने देखा। एक प्रकार से आप देखें तो मुंबई का कोस्टल रोड, मुंबई से मेन लाइन को ज्वाइन करने वाला अटल सेतु, मेट्रो का विस्तार, रेलवे का विस्तार, ढेर सारे कार्यक्रम इंफ्रास्ट्रक्चर के और मुंबई को डीकंजेस्ट यात्रा को सुगम बनाने के लिए किए गए। उसके बाद दुर्भाग्य से देवेंद्र फडणवीस और मोदी जी के साथ धोखा किया गया। 19 में लड़े चुनाव साथ में उद्धव ठाकरे जी और भारतीय जनता पार्टी, हमें 105 सीटें आई, प्रमुख दल था, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस था, विद्यमान मुख्यमंत्री था, लेकिन धोखा किया गया। धोखा करके भाजपा की सरकार बनने नहीं दी गई, भाजपा सेना की सरकार नहीं बन पाई, और एक ऐसी लाचार सरकार आई जिसने 2-2.5 साल मुंबई के सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे कोई काम नहीं किया। ये तो मुझे लगता है ईश्वर का आशीर्वाद है हम सब महाराष्ट्र और मुंबई करों पर कि एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में देवेंद्र फडणवीस और अजीत दादा पवार के साथ तीनों ने मिलकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर बल दिया है मुंबई में, उससे अब मुंबई तेजी से सुधर रहा है। और उसमें एक कड़ी थी आकुर्ली का ब्रिज। शायद अगर देवेंद्र फडणवीस जी 2019 में फिर आ जाते तो जो वो प्रोजेक्ट आज से 3 साल पहले ही खत्म हो गया होता, पर काम ज़्यादा ना होने के कारण वो विलम्ब से चल रहा है। 4-5 साल से लोग दुखी थे। मैंने वादा दिया था चुनाव में कि 100 दिन के अंदर उस काम को पूरा करके लोगों को निजात दिलाएंगे। मुझे खुशी है कि 10 सितंबर को, यानी 93 दिन के अंदर ही वो काम भी पूरा हुआ, और 10 तारीख से आज 14 तारीख है, गणेश के विसर्जन का भी कार्यक्रम हुआ। 12 तारीख को कल भी कुछ विसर्जन थे। एकदम स्मूथ दोनों तरफ का ट्रैफिक आज आकुर्ली का, और लोगों को घंटों जो रोज खराब होते थे, जो टैक्सी ऑटो में जाने वालों के हजारों रुपए खराब होते थे, जो लोग समय भी बर्बाद कर रहे थे, प्रदूषण भी था, उस सब से अब हमें मुक्ति मिली है। जी सर, सरकार की तरफ से बहुत बड़ा डिसीजन जो है लिया गया है, जिसमें कि बासमती और अनियन के एक्सपोर्ट के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन थी उसको काफ़ी ज़्यादा ईज आउट किया गया है। आपका मिनिस्ट्री है सर, कैसे देखते हैं इस डिसीजन को? मुझे बहुत खुशी है कि भारत ने गत 4 वर्षों में कोविड के बाद कीमतों के ऊपर संयम रखने में, नियंत्रण रखने में कामयाबी पाई है।
आप देखें तो पूरे दुनिया में महंगाई की जब चोट पहुंची हुई थी, लोग परेशान थे, त्रस्त थे, भारत के लोगों के ऊपर ये महंगाई की चोट नहीं पहुंचाने दी। और उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट कहा था कि उपभोक्ता की भी चिंता करो, किसानों की भी चिंता करो। इसी नीति के हिसाब से हमने कीमतों पर भी नियंत्रण रखा और किसान के उत्पादन को भी सरकार ने खरीद के उनको अच्छे दाम मिले, इसको सुनिश्चित किया। अब कीमतें कम हो गई हैं, महंगाई कम हो गई है, उसको मद्देनज़र रखते हुए पाम ऑयल के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से सोयाबीन के जो दाम हैं वो अच्छी मात्रा में बढ़ेंगे। साथ ही साथ सरकार ने भी फैसला लिया है कि हम एमएसपी पे सोयाबीन किसानों से खरीदेंगे। इन दोनों निर्णय से अब सोयाबीन के किसानों को अच्छा दाम मिलेगा। 20% बढ़ाया गया है पाम ऑयल के ऊपर आयात शुल्क, इंपोर्ट ड्यूटी, और उससे उसी के साथ साथ जो कुछ थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस रखे थे वो सब हटा दिए गए हैं। बासमती चावल के ऊपर भी जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस था $950 का, वो भी हटा दिया गया है। और प्याज को जो लोग निर्यात करते थे उस पर $550 की मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस थी, उसको ख़त्म कर दिया है। और उसके ऊपर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी उसको बड़े मात्रा में घटाकर अब प्याज का निर्यात भी होगा और प्याज के किसानों को बहुत अच्छा दाम भी मिलेगा। सर, ऑटो इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छी रुचि हम देख पाते हैं आपकी। तो हाल ही में एक कन्वेंशन में आपने बताया कि किस तरह से $100 बिलियन का एक्सपोर्ट हम देख पाएंगे ऑटोमोबाइल में कंपोनेंट के बेस पर। किस तरह का रोड मैप है सर? भारत की जो ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री है उसने बेहतरीन काम किया है। आज वो विश्व स्तरीय प्रोडक्ट्स बनाते हैं। 2 दिन पहले एयरबस के CEO आए थे, वो भी बता रहे थे कि हम बहुत बड़े पैमाने पे भारत से कंपोनेंट्स खरीद के एयरबस प्लेन में डालते हैं, लगभग 9-10 हज़ार करोड़ का, और आगे चल के उसको 20,000 करोड़ करने वाले हैं। बोइंग कंपनी जो बोइंग एयरक्राफ्ट बनाती है वो भी बड़े पैमाने पे भारत से कंपोनेंट खरीदती है। ऐसे ही भारत की जो ऑटो इंडस्ट्री है वो तेज़ी से बहुत आगे बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री भी बढ़ रही है। ऑटो कंपोनेंट में अपार संभावना है। आज के दिन लगभग 80 ये जो निर्यात हो रहा है $20 बिलियन का निर्यात आज हो रहा है, यानी 1,60,000 करोड़ का निर्यात ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री का हो रहा है। इसको हम समझते हैं कि इसमें 8 लाख करोड़ तक का निर्यात होने की संभावना है। और ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स ने मुझे आश्वस्त किया है कि 2030 तक वो $100 बिलियन यानी 8 लाख करोड़ तक का निर्यात करने में सफल होंगे। सर, जाने से पहले आखिरी सवाल, रिटेल पॉलिसी को लेकर सर किस तरह का स्टेटस है? DPIIT जो है पॉलिसी पर काम करी थी सर, उस पर क्या अपडेट हम देख पा रहे हैं? इस पे सबसे सलाह मशवरा करके एक अच्छी पॉलिसी जो देश के छोटे खुदरा व्यापारियों के हित में हो और लोगों को जो सुविधाएं भी चाहिए, ई-कॉमर्स भी चाहिए, लेकिन खुदरा व्यापार, स्मॉल रिटेलर्स भी साथ में कोएग्जिस्ट करें, कमाई उनकी कम ना हो, अच्छा काम करें, देश की सेवा करें, सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए एक संतुलन बनाने वाली पॉलिसी हम जल्द लेके आएंगे। हमसे बात करने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।